कहाँ तक लिखा था कल? हम्म। अच्छा। टूल्स भी लिख लिए थे लोअर के? चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लीवर। ठीक है। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक की साइट्स लिख लो। मिडिल पैलियोलिथिक में ना फ्लेक टूल्स का यूज होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फ्लेक टूल्स मतलब जो पेरेंट स्टोन है जहाँ से स्टोन को काटा गया है, उधर से फ्लेक्स निकाले गए हैं। छोटे छोटे, हाँ, पतले छोटे छोटे से पत्ते टाइप। ठीक है, उन्हीं को ब्लेड्स और या फिर ब्यूरिन्स भी बोला जाता था। ठीक है, तो फ्लेक टूल्स का यूज होता था। साइट्स लिख लो इसकी। इंडिया में कौन कौन सी साइट्स हैं मिडिल पैलियोलिथिक? निवासा एक साइट है महाराष्ट्र में। देन लूनी साइट है। ठीक है, राजस्थान में भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश। साउथ इंडिया में कुरनूल है। हाँ, उधर भी थी। हाँ हाँ, मिडिल में भी है। कहाँ पे? नहीं, ये अपर पैलियोलिथिक साइट है। गलत है वो। बेलन वैली। हाँ, सोन वैली है। हाँ, सोन वैली। बेलन वैली जो है, इट इज अपर पैलियोलिथिक साइट। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक में लिखो। यहाँ पे पॉइंटेड ब्लेड्स का यूज होता था। पॉइंटेड ब्लेड्स का यूज होता था। साइट्स लिख लो इसकी। इसकी एक साइट है रेनिनगंटा, साउथ इंडिया में है। फिर भीमबेटका तो इसमें भी है। उसके बाद बेलन वैली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में।
ठीक है, अपर पैलियोलिथिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अपर पैलियोलिथिक में ही जो आपको मॉडर्न होमोसेपियंस जैसे आप लोग हम लोग दिखते हैं, ऐसे ह्यूमन बींग सबसे पहले कब आए? अपर पैलियोलिथिक में, सिमिलर जैसे अभी हम हैं। तो एमरजेंस ऑफ एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल मॉडर्न होमो सेपियंस, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, और अपर पैलियोलिथिक में ही सबसे पहले ह्यूमन ने क्या किया, इसके फीचर्स में लिख लेना कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करना इसने स्टार्ट किया। ठीक है, कुछ पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया, तो विच सिग्निफाइज द एमर्जेंस ऑफ ह्यूमन माइंड। क्या सिग्निफाई करता है ये? एमर्जेंस ऑफ ह्यूमन माइंड, कि अब इंसान के मन में जो चीजें आ रही हैं वो उसको क्या करना चाहता है, उसको एक्सप्रेस करना चाहता है आर्ट के थ्रू। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इसने आर्ट को करना स्टार्ट किया। केव पेंटिंग्स हमें भिम्बेटका में लार्ज नंबर ऑफ केव पेंटिंग्स हमें मिलती हैं अपर पैलियोलिथिक की। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक की मिलती हैं, मिजोलिथिक की, नियोलिथिक की भी मिलती हैं। हाँ, पेंटिंग्स में कुछ नहीं, पेंटिंग्स में वो पिक्चर्स बनाता था, ह्यूमन पिक्चर्स बनाता था ऐसे। ठीक है, हंटिंग की पेंटिंग्स बनाता था, अलग अलग पेंटिंग्स बनाई हैं इसने। ठीक है, ऐसे ग्रुप में लोग बैठे हैं, ऐसी पेंटिंग्स हैं, शिकार करते हुए पेंटिंग्स हैं भिम्बेटका में। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे मिजोलिथिक में आराम से। मिजो अपर पैलियोलिथिक से पेंटिंग करना ह्यूमन ने स्टार्ट कर दिया था, फिर ज़्यादा पेंटिंग्स हमें मिजोलिथिक में मिली हैं जब उसने माइक्रोलिथ्स का यूज़ किया, उसके बाद ज़्यादा पेंटिंग्स हमें मिली हैं। बट पैलियोलिथिक में भी हैं, अपर पैलियोलिथिक में भी हमें काफ़ी सारी पेंटिंग्स जो हैं वो मिली हैं। ठीक है, ये हो गया लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, इतना सही आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद मीजोलिथिक। अब ये जो मीजोलिथिक है कब से कब तक है? 10,000 BC से 4,000 BC तक लगभग। ठीक है, अब मीजोलिथिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई वो क्या हुआ? यूज ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन टूल। ठीक है, जो यूजुअल जैसे स्टोन टूल्स यूज करते थे उससे थोड़ा डिफरेंट स्टोन टूल्स का यूज होना स्टार्ट हुआ। और कौन से स्टोन टूल्स बोलते हैं हम उनको? माइक्रोलिथ्स। ठीक है, तो माइक्रो मतलब छोटा और लिथ मतलब स्टोन, तो छोटे छोटे स्टोन टूल्स। ठीक है, दो टाइप के थे बेसिकली, जियोमेट्रिक एंड नॉन जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक मतलब जैसे ट्रायंगल की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में, स्क्वायर की शेप में, और नॉन जियोमेट्रिक मतलब जिनकी कोई शेप नहीं, ऐसे मतलब ऐसे स्टोन, छोटे छोटे स्टोन टूल्स होंगे ऐसे। ठीक है, अब ये माइक्रोलिथ्स का यूज होना क्यों स्टार्ट हो गया अचानक से? ऐसा क्या हुआ कि माइक्रोलिथ्स की जरूरत पड़ गई इंसान को? हम्म, हंटिंग तो पहले भी कर रहा था वो, फार्मिंग के लिए। फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी मेसोलिथिक में। देखो,
हुआ क्या कि मिजोलिथिक से जो पहला वाला टाइम था, वो मैक्सिमम टाइम कैसा था, आइस एज वाला टाइम था। ठीक है। और आइस एज में बड़े बड़े एनिमल्स होते थे, बड़े बड़े साइज के एनिमल्स होते थे, जिनको मारने के लिए उसको बड़े बड़े स्टोन टूल्स की भी जरूरत होती थी। ठीक है। अब एक शेर को आप माइक्रोलिथ से थोड़ी मार सकते हो, शेर को क्यों मारना है, पर जो खाता था, जिन जिन चीजों को वो खाता होगा, जो भी बड़े बड़े एनिमल्स को खाता होगा। ठीक है। तो उनको माइक्रोलिथ से मारना तो मुश्किल है ना, उनके लिए बड़े बड़े स्टोन टूल्स का ही यूज करता था वो, जो हमने पहले पढ़े, हैंड एक्स हो गया, क्लीवर हो गया। ठीक है, चॉपर चॉपिंग स्टोन टूल्स हो गए। बट ये मिजोलिथिक टाइम में क्या हुआ, सबसे पहले एक क्लाइमेटिक चेंज हुआ। क्या हुआ? क्लाइमेटिक चेंज में हुआ क्या कि आइस एज के बाद एक कैसी एज आई, टेम्परेचर बढ़ गया, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया। ठीक है। तो वार्म टेम्परेचर वाली एज आई, और जितनी भी ये आइस थी ये क्या हो गई, सारी मेल्ट हो गई। ठीक है। तो ये जो ओशियंस फ्रोज हो गए थे, सारे ओशियंस अब किससे भर गए, पानी से भर गए। तो अर्थ पे मैक्सिमम जगह में क्या आ गया, पानी आ गया। जहां पे पहले आइस, आइस को किसने रिप्लेस किया, वाटर ने। ठीक है। और वाटर में क्या होती हैं, फिशेस। ठीक है। अब फिश को आप किससे नहीं मार सकते, पत्थर से मार सकते हो फिश को। बड़ा सा पत्थर लेके मारोगे, फिश मर जाएगी, तो भाग जाएगी। ठीक है। तो फिशेस की हंटिंग करने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ी, माइक्रोलिथ्स की जरूरत पड़ी। ठीक है। इसलिए ह्यूमन ने माइक्रोलिथ्स को इन्वेंट किया। ठीक है। समझ में आया? तो ये माइक्रोलिथ्स को अलग अलग जगह पे यूज करता था। जैसे मान लो कोई बड़ा सा बड़ी सा वुडन वो है, उसके ऊपर माइक्रोलिथ्स लगा दिए ऐसे छोटे छोटे। ठीक है। तो इससे इसका टूल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, खतरनाक टूल बन जाता था। ऐसे बहुत सारे टूल्स जो है वो ये यूज करता था माइक्रोलिथ्स के सहयोग के साथ। हाँ, इसमें मैक्सिमम जो है वो फिश हंटिंग हुई है। ठीक है, साइट्स लिख लो। इंडिया में इंपॉर्टेंट साइट्स माइक मिजोलिथिक टाइम की कौन कौन सी साइट है? सेंट्रल इंडिया में 3 साइट्स हैं, भगोहर, सराई नहर राई और बीरभानपुर। बीरभानपुर। ठीक है। उसके बाद एक वेस्टर्न इंडिया में एक साइट है, गुजरात में, लहंगनाज। क्या है? गुजरात में। ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में साइट है आदमगढ़। ठीक है। और हाँ, अ, भगोहर तो राजस्थान में है। सराई नहर राई देख लेना, शायद यूपी में है। और बीरभानपुर देख लेना, वेस्ट बंगाल में है कि बिहार में है। इन्हीं में से बिहार या वेस्ट बंगाल में कहीं है। देख लेना कहाँ पे है बीरभानपुर। ठीक है। और भीमबेटका तो है ही। हाँ हाँ। बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में। ठीक है। तमिलनाडु में भी एक साइट है जिसका नाम है तेरी, TERI। तेरी इन तमिलनाडु।
ठीक है। तो ये सब साइट्स जो हैं, यहाँ पे हमें मेसोलिथिक कल्चर जो है वो मिले हैं। तो मेसोलिथिक को हम कैसे देखते हैं? ये एक ट्रांजिशन फेज है। ठीक है। तो मेसोलिथिक में हम देखते हैं कि बड़ा ही थोड़े थोड़े लेवल पे डोमेस्टिकेशन और जो कल्चर है, ये क्या नाम है, एग्रीकल्चर है पर प्रिमिटिव फॉर्म में। ऐसे नहीं कि फुल फ्लेज्ड एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन हमें देखने को नहीं मिलती है, बट प्रिमिटिव फॉर्म में थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट होने लग गया। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिशन टाइम है कि जब बिल्कुल स्टोन एज से इंसान जब अब कल्चर की तरफ शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है। और ये ट्रांजिशन जो है वो पूरी तरह से हमें दिखती है कब? नियोलिथिक में, जब हमें एग्रीकल्चर की इमरजेंस दिखती है। ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, नियोलिथिक। ठीक है, 4000 BC टू, अब इसका जो टाइम पीरियड है ये बहुत डिबेटेबल है। कहीं कहीं पे ये 7000 BC से स्टार्ट हो जाती है नियोलिथिक, कहीं कहीं पे 8000 BC से, कहीं पे 5000 BC, कहीं पे 4000 BC। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पीरियड है इसका। तो क्या दो चीजें इसमें स्टार्ट हुई नियोलिथिक में? सबसे इंपॉर्टेंट, एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दूसरी चीज क्या हुई? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अच्छा, अब नियोलिथिक में क्या है? एग्रीकल्चर के लिए हमें कैसे टूल्स चाहिए? हाँ, थोड़े मॉडर्न टूल्स चाहिए। ठीक है। तो थोड़े मॉडर्न टूल्स का यूज होना स्टार्ट हुआ। तो किन टूल्स का यूज हुआ नियोलिथिक में? कर्व्ड सिकल। ठीक है। उसके बाद हैंड एक्स भी यूज होता था, पर थोड़ा बेटर क्वालिटी का हैंड एक्स जो है वो यूज होता था। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीजें यूज हुई इनको बोलते हैं सल्ट्स, CELTS। अभी स्टोन का ही बना है सब कुछ। हाँ हाँ, स्टोन का ही बना है। हाँ, नहीं नहीं, टूट तो दूसरी बना लेते होंगे। नहीं, पर उसको अच्छे से रिफाइन करके बनाते थे ना। ठीक है। अभी मेटल का यूज होना स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है। तो बड़े अच्छे से पॉलिश करके ये चीजें बनाते थे। सल्ट्स का भी यूज होना स्टार्ट हुआ। सल्ट्स भी ऐसे ही टूल्स थे जिनको ये वुड के साथ अटैच करते थे, पत्थर को। ठीक है, और उसको एग्रीकल्चर में यूज करते थे। ठीक है। साइट्स लिख लो, कौन कौन सी साइट्स हैं इंडिया में? बुरजोहम सुना होगा आपने। कहाँ पे है ये? कश्मीर में। एक और है गुफकराल, ये भी कश्मीर में है। ठीक है। देन मेहरगढ़ है।
मेहरगढ़ पाकिस्तान वाले एरिया में। उसके बाद इंडिया में एक साइट है चिरंड। चिरंड के बाद एक ईस्टर्न इंडिया में भी साइट है जिसका नाम है ड्योजली हेडिंग, असम में। ड्योजली हेडिंग करके साइट है असम में। और साउथ इंडिया में तीन साइट्स हैं, मस्की, उटनूर और टेकल कोटा। ठीक है। चिरंड यूपी में होगा शायद, यूपी में या बिहार में। अच्छा, हाँ बिहार में। ठीक है, नियोलिथिक में एक और इम्पोर्टेंट चीज, फायर की भी डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, फायर की डिस्कवरी नियोलिथिक में हो चुकी थी। एंड देयर वर सम मैजिको रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जिनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, केव पेंटिंग से। ठीक है, केव पेंटिंग से पता चलता है कि कुछ तो किसी फॉर्म में तो मैजिक या रिलीजन को ये प्रैक्टिस करते थे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज ये करते थे जो जिनका नॉर्मल बिहेवियर से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर आने से क्या हुआ, जैसे एग्रीकल्चर आया तो एग्रीकल्चर से हुआ क्या, पहले तो इनको, इनके पास खाना नहीं होता था तो इनको पूरा साल क्या करना है, घूमना पड़ेगा खाना ढूंढने के लिए, हंटिंग के लिए, तो एक जगह रुक के नहीं रहते थे। पर जैसे ही इन्होंने एग्रीकल्चर अपना लिया, अब इनके पास क्या है, खाना है पूरे साल के लिए। ठीक है, तो इनको घूमना नहीं पड़ेगा। तो अब इनका लाइफस्टाइल कैसा हो गया, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया। सीडेंट्री मतलब एक जगह पे रुक सकते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर के सरप्लस होने से, एग्रीकल्चर होगा तो उसका सरप्लस भी होगा, मतलब ज्यादा राशन इनके पास पड़ेगा। तो सरप्लस होने से क्या स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर का ट्रेड होना भी स्टार्ट हुआ, एक दूसरे को चीजें देने लगे। ठीक है, और धीरे धीरे ये ट्रेड के साथ साथ क्या बनने लगी, टाउन्स बनने लगी, या फिर गिल्ड्स बनने लगी, जिनको हम श्रेणीज भी बोलते हैं, कि यहाँ पे इस टाइप की चीजें मिलती हैं, यहाँ पे इस टाइप की चीजें मिलती हैं, ऐसे ऐसे टाउन्स अलग अलग बनने लगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुआ तब तो विलेज, विलेज बेस्ड ही था, मतलब छोटे छोटे विलेजेस थे जहाँ पे लोग रहते थे। पर फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे एग्रीकल्चर का सरप्लस होने लगा तो ट्रेड आने लगा। लोग जो है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको एक जगह से दूसरी जगह बेच भी रहे हैं। तो धीरे धीरे किसकी डेवलपमेंट हुई, टाउन्स और गिल्ड्स की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इंडिया में जो पहली टाउन सेटलमेंट दिखती है, क्या नाम है उसका,
इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब ज्यादा, जितना आपको खाने के लिए चाहिए उससे ज्यादा आप उगा रहे हो, तो उसको क्या करोगे फिर, उसको बेच दोगे। अच्छा, अगर पेपर में क्वेश्चन है कि पॉटरी करना इन्होंने सबसे पहले कब स्टार्ट किया था, पॉटरी करना भी सबसे पहले कब स्टार्ट किया, जब फायर की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो फायर की डिस्कवरी नियोलिथिक में, तो पॉटरी भी नियोलिथिक में ही आई सबसे पहले। ठीक है, समझ गए। बस स्टोन एज का इतना सा बस याद रखोगे, स्टोन टूल्स कौन कौन से यूज करते थे, कौन कौन सी साइट्स हैं वो याद रखोगे। ठीक है ना। और उसके बाद फिर इंडिया में पहली टाउन सेटलमेंट हमें देखने को मिलती है, जिसका हमने क्या नाम दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने जिसका नाम दिया। क्यों, क्योंकि कौन से रिवर के आसपास ये बसी हुई थी, इंडस रिवर के आसपास, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, या फिर हड़प्पन कल्चर भी इसको बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये खास क्यों है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम्म। हाँ, अपने टाउन्स की वजह से, जैसे इसके टाउन्स का डिजाइन था उसकी वजह से ये मशहूर है बहुत, क्योंकि इसके कंटेम्परेरी जो भी सिविलाइजेशन थी पूरी दुनिया में, वहां पे इतना मॉडर्नाइज सिस्टम नहीं था। ठीक है, जैसे इसके कंटेम्परेरी में कौन कौन सी सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामिया में है, ठीक है, सुमेर में, दिलमन में, ये सब सिविलाइजेशंस थी उस टाइम पे। बट वो इतनी मॉडर्नाइज नहीं थी जितनी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पिरामिड्स। हम्म। हाँ, मेसोपोटामिया नहीं, हाँ हाँ, इजिप्ट में, हाँ इजिप्ट में मेसोपोटामिया ही थी। पर पिरामिड्स, पिरामिड्स शायद इस टाइम के बाद में बने हैं, इंडस वैली के बाद बने हैं शायद पिरामिड्स। हाँ, उनका टाइम पीरियड या फिर उससे पहले बने हैं। वैसे इसी टाइम पे बने हैं पिरामिड्स भी, इसी टाइम पे बने हैं। ठीक है, क्या है इतने। नहीं नहीं, सिविलाइजेशन तो नो डाउट थी, मेरे को देखने दो इसका। इसी टाइम पे बने हैं। नहीं नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछते हैं, एंशंट वाली तो नहीं पूछते हैं, और ये जेकेएस भी तो नहीं पूछता बिल्कुल भी। ठीक है, केएस में भी अगर आपका ऑप्शनल है तो, हाँ अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आपको पढ़नी पड़ेगी वर्ल्ड हिस्ट्री भी सारी। लेकिन अगर ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं है तो फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो आप। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते तो हो बट एंशंट वाली नहीं पढ़ते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो आप ये मिडिवल के बाद वाली। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सब पढ़ते हो। ठीक है, वो हाँ इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बने थे, उसी टाइम बने थे, पर उससे देखो ना, पिरामिड्स बनने से आप ये थोड़ी बता सकते हो कि सिविलाइजेशन कितनी, वहाँ पे कितनी अच्छी सभ्यता थी। ठीक है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तो थे, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को देख के जो पुराने हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बोला कि सिविलाइजेशन स्टार्ट ही इजिप्ट से हुई है, ऐसे भी कुछ लोगों ने बोला है। ठीक है,
लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिविलाइजेशन स्टार्ट ही इजिप्ट से हुई है उधर से देख के। ठीक है, कुछ तो उनके पास था वैसा कि उन्होंने वैसे स्ट्रक्चर्स बनाए, तो है तो वो यूनिक फीचर। बट हम अगर ऐसे देखें कि एक टाउन कितनी वेल बिल्ट टाउन है, जैसे अभी मॉडर्न टाउन्स को आप देखते हो, तो वो इंडस वैली में ही वैसी, वहाँ पे हमें ऐसी टाउन्स नहीं मिली हैं। वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तो मिले हैं, पर आम लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे, उसके बारे में हमें कुछ इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो वहाँ का किंग होता था वो बड़ा पावरफुल होता हो, तो उसने वैसे स्ट्रक्चर्स बनवाए वहाँ पे, पर वहाँ की सिविलाइजेशन कितनी मॉडर्न थी उसके बारे में पता नहीं है हमें। ठीक है, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन देख के हमें ये लगता है कि यहाँ की पूरी सिविलाइजेशन, जो भी लोग यहाँ पे सारे रहते थे, वो सबके सब लोग काफ़ी तेज थे। ठीक है, हर एक तरीके से, साइंस के तरीके से, कल्चर में, हर एक चीज़ में आगे थे काफी। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2500 बीसी से लेके और 1800 बीसी तक लगभग। हाँ देखो, इसका वैसे तो टाइम पीरियड है 3300 बीसी से लेके और 1700 बीसी तक। ठीक है, बट ये बड़ा लूज टाइमलाइन है, इंटैक्ट पीरियड इसका यही है 2500 से 1900 के बीच में। हाँ, मैं ये नहीं पूछते हैं पेपरों में यार, पेपरों में अगर टाइमलाइन पूछेंगे तो आपको ये वाली याद रखनी है, 2500 से 1900 बीसी के बीच में। हाँ, ये वाला पूछ सकते हैं कि इंटैक्ट पीरियड जब बिल्कुल ही कोर वो चल रही थी सिविलाइजेशन, उस टाइम का पीरियड कौन सा था। वो 2500 से 1900 ही था। 3300 से लेके 1300 में फिर ये प्री हड़प्पन कल्चर्स भी इसमें आ जाते हैं, पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सुन के आपको ऐसा लग रहा हो कि एकदम से ही क्या टाउन बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं है, इससे पहले प्री प्री हड़प्पन कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे धीरे धीरे हमें टाउन जैसे स्ट्रक्चर्स या फिर थोड़े मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो हमें लगभग 5000 बीसी से प्री प्री यार प्री अभिनव अरोरा की मेरे पे वो पड़ गई है। ठीक है, प्री हड़प्पन कल्चर हमें 5000 बीसी से लगभग दिखाई देते हैं इंडिया में, 5000 बीसी से लेके और 3300 बीसी के आसपास, 2500 बीसी के आसपास भी। ठीक है, जैसे ये मेहरगढ़ हो गया, मेहरगढ़ जो हमने पढ़ा न्यूलिथिक में, इट वाज अ प्री हड़प्पन कल्चर। ठीक है, तो ऐसे भी जैसे लंगनाज है, लंगनाज तो हम किस में पढ़ते हैं, लंगनाज किस में पढ़ा आपने, मिजोलिथिक में पढ़ा ना। अब ये लंगनाज वालों का इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों के साथ ट्रेडिंग करते थे ये लोग। तो जब लांगनाज में मिजोलिथिक कल्चर चल रहा था, तो यहाँ पे इंडस वैली में बिल्कुल मॉडर्न सिस्टम सिविलाइजेशन चल रही थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, लांगनाज वाले इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों के साथ बार्टर सिस्टम में उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस देते थे, ये इनको कुछ चीजें देते थे यहाँ से। ठीक है, तो ऐसी सिविलाइजेशन आपस में डेवलप हुई हैं, बट यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी अच्छे से डेवलप हुई। ठीक है, इसके लिए आपको एक डायग्राम बनानी है। तो इंडस कहाँ से फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है इंडस। ठीक है, तो इसी के आसपास ये सारी सिविलाइजेशन है। बनाओ ये। पहले ये बना लेता हूँ। हड़प्पा।
गुजरात। हम्म।
हाँ, 1968। ठीक है, कौन कौन सी साइट है और किस साइट पे क्या चीजें हैं वो इसी में लिख लिया सब, ठीक है ना। मोहनजोदारो इंडस रिवर के बैंक पे है। तो सबसे ऊपर हड़प्पा पाकिस्तान में है, दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया, यहाँ पे हमें 6 ग्रेनरीज मिली हैं। ठीक है, 1921 में डिस्कवर हुआ था, रावी नदी के किनारे पे है ये हड़प्पा। उसके बाद चान्हू दारो है, यहाँ पे हमें बीड इंडस्ट्री मिली है। बीड इंडस्ट्री मतलब क्या बनाए जाते थे, मोती बनाए जाते थे यहाँ पे। ठीक है, फिर मोहनजोदारो है, लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, इंडस रिवर के किनारे पे। ये भी पाकिस्तान में ही है। किसने डिस्कवर की थी, आर डी बनर्जी ने 1922 में। यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, डांसिंग गर्ल मिली है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट बाथ विला है यहाँ पे। फिर पशुपति सील हमें यहाँ पे मिली है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट ग्रेनरी जहाँ पे ये फूड स्टोर करके रखते थे, राशन अपना स्टोर करके रखते थे, वो भी हमें मोहनजोदारो में ही मिला है। फिर इंडिया में आ जाएं तो गुजरात में 3 साइट्स हैं, सुरकत ओदड़ा, जहाँ पे हॉर्स रिमेन्स हमें मिले हैं। वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों को हॉर्स का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन हमें सुरकत ओदड़ा में हॉर्स रिमेन्स मिले हैं। अगर क्वेश्चन आए पेपर में कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों के पास हॉर्स थे, तो आंसर है नो, क्योंकि हमें और कहीं हॉर्स नहीं मिले, सिर्फ सुरकत ओदड़ा में ही हमें हॉर्स कहाँ से आए कोई पता नहीं है। ठीक है, समझ गए, पर गाय थी इनके पास। ठीक है, धोलावीरा भी एक पोर्ट सिटी है। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 लेयर टाउन प्लानिंग मिलती है। जगतपति जोशी ने 1968 में इसको डिस्कवर किया था। रिसेंटली न्यूज में थी 1-2 साल पहले, जब ये 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई। ठीक है, तो तब ये ज्यादा न्यूज में थी। यहाँ पे हमें काफी डैम्स और कैनाल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पानी को कंजर्व करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए डैम्स और कैनाल्स बनाए गए थे धोलावीरा में। उसके बाद लोथल गुजरात में डॉकयार्ड है, जहाँ पे ये शिप्स को पोर्ट करते थे। ठीक है, फिर महाराष्ट्र में एक साइट है दैमाबाद, ये साउदर्न मोस्ट साइट है जो हमें इंडिया में मिलती है, इसके उधर इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है। फिर राजस्थान में कालीबंगन साइट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बाकी सारी जगह हमें इंडस वैली में कैसी ब्रिक्स मिली हैं, बेक्ड ब्रिक्स, बट कालीबंगन में हमें कैसी ब्रिक्स मिलती हैं, अनबेक्ड। ठीक है, और ये ऐसी एक ऐसी साइट है जहाँ पे ड्रेनेज भी नहीं है, नो ड्रेनेज। और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लाउड फील्ड, जहाँ पे सबसे पहले आपने क्या हल चलाई होगी, वो फील्ड भी हमें कहाँ मिलता है, कालीबंगन में मिलता है। ठीक है, फिर झुंझुन और खेतरी माइंस हैं, बेसिकली ये कॉपर माइंस हैं। ठीक है, तो कॉपर लाया जाता था यहाँ से, झुंझुन और खेतरी माइंस। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंडिया में इट कोइंसाइड्स विद द ब्रॉन्ज कल्चर। ठीक है, तो ब्रॉन्ज का यूज होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, फिर रोपड़ और राखी घड़ी जो है साथ साथ में, ये हरियाणा
हरियाणा में ये साइट्स हैं, और इनको हम बोलते हैं कि ये लार्जेस्ट साइट है इंडिया में। ये जो राखी गढ़ी है, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। ठीक है, समझे। और एक्सटेंट मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी फैली हुई है, ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है इसकी, अलामगीरपुर। कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश में। नॉर्दर्न मोस्ट साइट है शोरतुगाई, अफगानिस्तान में। साउदर्न मोस्ट अभी बताया आपको, दैमाबाद है महाराष्ट्र में। और सबसे वेस्ट में जो साइट है उसका नाम है सुख्ता जेंडोर, ये ईरान और इराक के बॉर्डर पे हमें मिलती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट। ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट अब करेंगे फीचर्स क्या क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या, हाँ वो भी है ऐसे छोटी मोटी साइट, वहां पे भी कुछ कुछ चीजें हमें मिली हैं। नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया में होगी ना वो नॉर्दर्न मोस्ट। हाँ, हम टोटल बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हम टोटल एक्सटेंट बताया है, वो इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। ठीक है, तो फीचर्स कल करेंगे अब इसके। ठीक है, 6 ग्रेनरीज थी यहाँ पे हड़प्पा में। हाँ, 6 ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे ये राशन स्टोर